हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मंजू नावरिया आपको एमए प्रीवियस में समाजशास्त्र का थर्ड पेपर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में संस्कार का टॉपिक पढ़ा रही थी, जिसमें पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि संस्कार क्या होता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। उसके बाद हमने फिर हिंदू जीवन में पाए जाने वाले विभिन्न संस्कारों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन और जात कर्म संस्कारों पर चर्चा कर चुके थे। उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए आगे के क्रमानुसार संस्कारों की चर्चा करते हैं, और इसमें हम देखते हैं नामकरण। नामकरण संस्कार बालक के जन्म के 10वें या 12वें दिन संपन्न किया जाता है, और इस संस्कार के समय बालक को शुद्ध वस्त्र से ढककर माता अपने हाथों से बच्चे का सर गीला करके पिता की गोद में देती है, और फिर पिता बच्चे के दाहिने कान में कुछ उसका नाम का उच्चारण करता है, और बालक का नाम रखते समय वर्ण और जाति का इसमें ध्यान रखा जाता है। संस्कार में नाम संस्कार में या हम कहेंगे नामकरण में 4 प्रकार के नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे कुल देवता नाम, मास नाम, नक्षत्र नाम तथा व्यवहारिक नाम। ये प्राचीन काल में ही रखे जाते थे, और बाद में मनु ने नामकरण के संबंध में सिर्फ 2 नियम बताए। पहले नियम में कि सभी वर्ण के लोगों का नाम शुभ सूचक, शक्ति रोधक और शांतिदायक होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों और अन्य वर्णों के नाम के साथ एक उपपद होना चाहिए, जिससे क्रमशः प्रसन्नता, रक्षा, पुष्टि और प्रेष्य का संकेत मिले। इस संबंध में डॉक्टर पी.वी. काणे ने भी लिखा है कि आधुनिक काल में नामकरण जन्म के 12वें दिन बिना किसी वैदिक मंत्रोच्चारण के भी मान लिया जाता है, और कभी कभी तो स्त्रियां एक समूह में एकत्रित हो जाती हैं और पुरुष के परामर्श के अनुसार ही बच्चे का नामकरण कर दिया जाता है। अब पहले के समान इस संस्कार में सारी विधियां संपन्न नहीं की जाती, और अब कहीं कहीं पर तो ये संस्कार विधि सम्मत किया जाता है, और कहीं पर अब इस प्रकार का संस्करण नहीं किया जाता है, या कहो कि व्यक्ति अब अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी नक्षत्र, तिथि या बच्चे के ग्रहों को देखे ही अपने हिसाब से या अपने अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। पहले के समान इसमें किसी प्रकार के कोई ज़्यादा कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार इसमें बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालने की विधि संपन्न की जाती है। इस अवसर पर पिता बालक को बाहर ले जाता है, और मंत्रोच्चार के साथ सूर्य का दर्शन उसको कराया जाता है। इस संस्कार के संपन्न करने के संबंध में मनुस्मृति में बताया गया है कि जन्म के पश्चात 12वें दिन से चौथे महीने तक ये संपन्न किया जा सकता है। और संस्कार की इस विधि के संबंध में डॉक्टर पांडे ने लिखा है कि संस्कार के लिए संस्कार वाले दिन माता बच्चे को अपनी गोद में लेकर आंगन के एक ऐसे वर्गाकार भाग को, जहाँ से सूर्य दिखाई देता है, गोबर और मिट्टी से लीप कर उसको एकदम से पवित्र कर लिया जाता है, और वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर धान्य कणों को विकीर्ण किया जाता है, और पिता के द्वारा शिशु को सूर्य दर्शन कराने के साथ ही ये संस्कार समाप्त हो जाता है। और इस अवसर पर शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि निष्क्रमण एक इस प्रकार का संस्कार है जिसमें बच्चे को घर के अपने आंगन में या घर के बाहर खुली हवा में निकालना उसको प्रारंभ कर दिया जाता है, और उसको सूर्य की रोशनी के साथ साथ स्वच्छ हवा का भी लाभ प्रदान किया जाता है। फिर इसमें आता है अन्नप्राशन नाम का संस्कार। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अन्नप्राशन
मतलब कि जब बालक की पाचन शक्ति बढ़ जाती है और उसके शरीर के विकास के लिए विभिन्न पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, या हम कहें कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसके शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सिर्फ माँ के दूध पर के द्वारा ही संपूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसमें जो है बच्चे को फिर ऊपर का कुछ भोजन देना प्रारंभ किया जाता है। तो उसको जो है दूध के अलावा और चीज़ खिलाने पिलाने की प्रक्रिया शुरू जो की जाती है वही जो है अन्नप्राशन कहलाती है। और इसमें जो है इस अवसर पर शिशु को दही, घी और शहद के साथ अन्न दिया जाता है, और ये संस्कार जो है जन्म के छठे मास में संपन्न किया जाता है। और इस कई जगह जो है इसमें बालक को दूध और भात भी खिलाया जाता है। इसमें जो है भोजन चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, बस इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि वो भोजन जो है शिशु के लिए पाचक और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। और इस संस्कार के अवसर पर जो है पहला भोजन जो बच्चे को खिलाया जाना है वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तैयार किया जाता है, और भोजन तैयार हो जाने पर देवताओं के जो है उसका भोग लगाकर अर्चना की जाती है, और ब्राह्मणों के भोजन के साथ ये संस्कार पूर्ण हो जाता है, और उसके बाद जो है बच्चे को जो है इसमें भोजन कराया जाता है। तो इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य या महत्व इस प्रकार से है कि इसमें जो है शिशु जो है जब 6 महीने का हो जाता है तो उसके शरीर की सारी आवश्यकताएं जो है माँ के दूध से या सिर्फ दूध से ही पूरी नहीं हो पाती है, तो उसको उसके शरीर के लिए जो है उसको और भी अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। अतः जो है ताकि उसका शारीरिक विकास ठीक ढंग से हो सके, उसके लिए जो है ये संस्कार अन्नप्राशन प्रारंभ किया जाता है, और तभी से बच्चे को जो है दूध के अतिरिक्त और भी जो है ठोस भोजन उसके लिए प्रारंभ कर दिया जाता है। और इसमें जो है फिर धीरे धीरे शिशु जो है माता का दूध पीना कम कर देता है, जिससे कि माता की शक्ति का भी निरर्थक क्षय नहीं होता, और उसका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। इसके पश्चात आता है चूड़ाकरण की प्रथा, या हम कहें संस्कार। ये संस्कार जो है मुख्य रूप से प्रथम वर्ष के अंत में या तृतीय वर्ष की समाप्ति से पहले संपन्न कर लिया जाता है, और इस तीसरे वर्ष में संपन्न चूड़ाकरण को सर्वोत्तम इसमें माना जाता है। और साधारणतः सूर्य के उत्तरायण होने पर ये संस्कार घर पर किसी मंदिर या धार्मिक स्थान पर या पवित्र नदी के किनारे संपन्न किया जाता है। और इसमें जो है बच्चे के केश लोचन भी किए जाते हैं, और इस संस्कार को करने का मुख्य जो कारण या महत्व है वह है कि बच्चे को जो है अमंगलकारी शक्तियों के कुप्रभाव से बचाना या बुरी नज़र से बचाना, या बालक पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के जादू टोने से उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से ये संस्कार संपन्न किया जाता है। और ये संस्कार जो है वो आज भी हमारे समाज में उपस्थित है, और हर वर्ग जाति धर्म में जो है इसको किया जाता है। और इस संस्कार के अंतर्गत बच्चे की जो है चोटी या शिखा इसमें जो उसका महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और इसमें जो है उसका केश लोचन करके अपने मंत्रोच्चार के साथ जो है बच्चे के इसमें नाई द्वारा उसके बाल काट दिए जाते हैं, और इन बालों को या केशों को गोबर या आटे की लोई में लपेट कर किसी गुप्त स्थान पर गाड़ दिया जाता है, या किसी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है, ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कुदृष्टि ना पड़े, और जो है बच्चे का जीवन स्वस्थ रहे और बच्चा हमेशा सुखी और प्रसन्न रहे। इसके पश्चात आती है कर्ण भेद संस्कार। जैसे कि इसमें नाम से ही लग रहा है, पता चल रहा है कि इसमें कर्ण भेद या कान में छेदने का संस्कार होता है। तो ये जो है संस्कार एक तरह से रोग आदि से बच्चे की रक्षा या अलंकरण के लिए भी इसको किया जाता है। और इस संस्कार में जो है कर्ण छेदन के लिए संस्कारकर्ता के रूप में सुनार को
बुलाया जाता है और कान छेदने के लिए सोने, चांदी या तांबे की सुई का प्रयोग किया जाता है। और इसमें किसी शुभ दिन में मध्याह्न के पूर्व दिन के पूर्वार्ध में ये संस्कार किया जाता है। इसमें शिशु को पूरब की तरफ मुँह करके बिठा दिया जाता है और उसे मिठाइयाँ खिलाई जाती है और उसके पश्चात मंत्र के साथ शिशु का दायां कान छेदा जाता है और तत्पश्चात इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही ये संस्कार पूर्ण होता है। इसके पश्चात आता है विद्या आरंभ संस्कार। जब बालक का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है तब उसका विद्या आरंभ अक्षर ज्ञान के साथ शुरू होता है और ये एक सांस्कृतिक संस्कार है जिसका उद्भव जो है वर्णमाला के विकास के साथ ही हुआ था। या हम कहें कि विद्या आरंभ संस्कार वो संस्कार है जब हम बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास का कार्य प्रारंभ करते हैं और ये संस्कार जो है बालक की आयु के 5वें वर्ष में संपन्न किया जाता है। और इस संस्कार के लिए कोई ऐसा शुभ दिन चुना जाता है जब सूर्य उत्तरायण हो और इस दिन बालक को स्नान कराकर सुंदर वेशभूषा से उसको अलंकृत कर गणेश, सरस्वती और बृहस्पति देवताओं की पूजा की जाती है और उसके पश्चात होम किया जाता है। और गुरु पूर्व दिशा की ओर बैठकर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठे हुए बालक को अक्षर लिखना सिखाता है और फिर गुरु को वस्त्र और आभूषण भेंट के रूप में बालक द्वारा दिया जाता है और देवताओं की परिक्रमा इसमें की जाती है। इस संबंध में डॉक्टर काणे ने लिखा है कि आधुनिक काल में लिखना सीखना किसी शुभ मुहूर्त में आरंभ किया जाता है। उसी प्रकार ये भी जो है विद्या आरंभ करने की प्राचीन संस्कार रहा है और जो है सरस्वती और गणेश की पूजा के साथ साथ इसमें प्रारंभ किया जाता है। आज वैसे इसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं किया जाता, किसी प्रकार को हवन यज्ञ वगैरह नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है बच्चे को एक निश्चित दिन मुहूर्त और अच्छा दिन देखकर जो है हम उसको स्कूल में भेजना प्रारंभ करते हैं और ये जो है उसी संस्कार का हम इस रूप में देख सकते हैं। बाकी के संस्कारों की चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू।